हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9 जिसका विषय है मेरे पास गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 8 समझाऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 23 जुलाई 2021। आज की वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट भी है। मैं आपको वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, जो ये वर्कशीट है ये आपके पास आपको एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 मिलेगा। उसमें एक्सरसाइज 6.2 जो है वो पूरे इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। एक्सरसाइज चैप्टर दोनों ही हमने कर रखा है। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि मैंने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए एक सेपरेट चैनल बना रखा है जिसपे हमने चैप्टर नंबर 1 to 9 कर लिए हैं अपने एनसीईआरटी के। ठीक है, तो मैं आपको उस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पर जो चैनल पे देख जाइए, देखिए और अपने एनसीईआरटी का कोर्स वहां से स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जुलाई एंड आ गया है, आप कोर्स स्टार्ट नहीं करोगे तो रह जाएंगे कुछ चैप्टर्स बाद तक। तो जल्दी से चैप्टर्स को स्टार्ट कर दीजिए वहां से। ठीक है, और देखिएगा 6.2 में आज जो कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं वही कंसेप्ट उसमें यूज हो रहा। चलिए शुरू करें हम अपनी वर्कशीट। क्या है वर्कशीट का टॉपिक आज हमारे पास? रेखा, रेखाखंड एंड किरण। और किरण, हाँ एंड नहीं और किरण, है ना? क्या आपने ये तीनों चीजें पढ़ रखी हैं? बिल्कुल। आप 6th में 7th में 8th में तीनों ही क्लास में ये तीनों कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आए हो ना? तो आज हम पहले उसको रिवाइज करने वाले हैं, उसके बाद एक नई चीज सीखने वाले हैं। नई तो नहीं कहूंगी क्योंकि 8th में भी कुछ बच्चों ने उसे सीखा होगा, पर कुछ ने नहीं सीखा होगा, है ना? तो चलिए आज सीख लेंगे उसको। चलो पहले रिवाइज कर ले जल्दी से। रेखा ये क्या चीज है? साधारण शब्दों में सरल रेखा बिंदुओं से मिलकर बना एक सीधा रास्ता है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं है। देखो रेखा कुछ नहीं है, आप कई सारी बिंदुओं को मिला दो, उन्हें मिलाकर जो आपने एक सीधा रास्ता बनाया है वही आपकी रेखा है। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, ये सारी बिंदुएं थी, मैंने इनको क्या किया, इन सब बिंदुओं को मिला दिया है, तो ये मेरी क्या बन गई? रेखा बन गई। अब मैंने सोचा कि इन बिंदुओं को थोड़ा सा आगे और बढ़ा लिया जाए, तो ठीक है बढ़ा लो इनको आगे, तो इसको भी आगे बढ़ा लो। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे ये बिंदु बढ़ती जा रही है ये रेखा बढ़ती जा रही है। इसका मतलब इस रेखा का तो कोई अंत बिंदु ही नहीं है। नहीं है ना? इस साइड से भी बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, तो रेखा वही होती है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, आप उसे दोनों ही दिशा से कितना भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब आप इसको दिखाओगे कैसे, आकृति कैसे बनाओगे इसकी? तो देखो ए बी, इसके दोनों साइड ना हमेशा ऐसे एरो लगे होते हैं। ये एरो ही बताते हैं कि ये रेखा है और हम इसे किसी भी दिशा में बढ़ा सकते हैं कितना मर्जी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ए बी, और इसको लिखेंगे कैसे? ए बी और उसके ऊपर जो ये रेखा का ये जो चिन्ह है वो हम यहाँ बना देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि जो ए बी है वो हमारी रेखा है। ठीक है, और एक और चीज, क्या हम इस रेखा को माप सकते हैं? जब ये दोनों ही दिशा से जितनी मर्जी बढ़ सकती है तो क्या आप इसे कभी माप सकते हो? नहीं, कभी नहीं माप सकते। तो हम इसे कभी माप ही नहीं सकते। अब बात आती है यहाँ पर कि जो हम फिर स्केल पुट्टे से जो रेखा खींचते हैं वो तो हम माप के ही खींचते हैं। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, ये तो हमने माप के ही बनाई है। तो फिर वो कैसे बनाते हैं? तो वो रेखा होती ही नहीं है, वो तो रेखा खंड होती है, जो कि अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम रेखा को कभी भी माप नहीं सकते क्योंकि इसकी कोई अंत बिंदु ही नहीं है। अंत बिंदु होगी किसी चीज की तभी तो आप उसे माप पाओगे। ठीक है, क्लियर हो गई रेखा? चलिए अब आते हैं रेखाखंड पे। तो देखो रेखाखंड कुछ नहीं है, ये रेखा का ही एक भाग होता है। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं, मैंने यहाँ पर ये एक रेखा बना ली, इसमें से मैंने इतना भाग उठा लिया, इस रेखा में से इतना भाग बाहर निकाल लिया, तो वो भाग मेरा ये है। तो अब तो मैं इसको नहीं बढ़ा सकती क्योंकि ये रेखा का एक भाग था और उस भाग को मैंने बाहर निकाला है, अब उसको बढ़ा थोड़ी सकती हूँ। तो ये मेरी बन गई रेखाखंड जिसके दो अंत बिंदु होते हैं और हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, इसलिए तो इसके दोनों साइडों पे बिंदु लगी हुई होती, ऐसे एरो नहीं लगे हुए होते। तो फिर तो मैं इसको माप सकती हूँ, है ना? स्केल रखूंगी और माप लूंगी कितना है, कितना सेमी है, कर लेंगे ना, इसलिए हम इसको माप सकते हैं। तो रेखाखंड को मापा जा सकता है लेकिन रेखा को कभी भी मापा नहीं जा सकता। तो जो भी आप स्केल से बनाते हो ना वो आप रेखाखंड बनाते हो।
क्लियर। अब इसको बनाते कैसे हैं, ये रही इसकी आकृति। लिखते कैसे हैं, लिखेंगे ए बी ही और यहाँ पर चिन्ह बना देंगे किसका, रेखाखंड का। अब आपको पता चल रहा है ना कि अगर आपने ये वाला चिन्ह बनाया है तो इसका मतलब ये रेखा है, और ये वाला बनाया है तो इसका मतलब ये रेखाखंड है। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम किरण पे। किरण क्या है, किरण भी आपको पता है रेखा का ही एक भाग है वैसे तो, लेकिन ना इसमें एक थोड़ा सा अंतर है रेखाखंड से। वो क्या, रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं, लेकिन किरण में ना सिर्फ एक ही अंत बिंदु होता है। इसका मतलब मैं इसको एक दिशा से तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकती और दूसरी दिशा से कितना मर्जी बढ़ा सकती। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं, ये मेरी रेखा थी, मैंने इतना भाग उठा लिया, इतना जिसको मैंने डार्क किया ना उतना भाग मैंने अलग कर दिया, ये लो। तो ये मेरी बन गई किरण। आप देख रहे हो इसके एक साइड बिंदु है और दूसरी साइड ये एरो बना हुआ है, तो ये इसका अंत बिंदु है। आप इसे यहाँ से अब नहीं बढ़ा सकते, और जहां एरो बना है वहां से आप इसे कितना मर्जी बढ़ा, कितना भी मर्जी बड़ा कर दो। तो इसको बनाते कैसे हैं, ये इसकी आकृति है और यहाँ पर ए बी लिखोगे, और अब आप क्या करोगे, बिंदु और ये इसका चिन्ह बना दो। अब बात आती है, जैसे हम रेखा को तो माप ही नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। रेखाखंड को हम माप सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें दो अंत बिंदु होते हैं। अब बात आती है किरण, क्या हम इसे माप सकते हैं या क्या हम इसे माप नहीं सकते हैं। माप भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा, है ना। अब वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो मुझे आप लोग बताने वाले हो। ठीक है ना। तो अगर आपने ये जान लिया कि अंत बिंदु क्या है और कहाँ से बढ़ रही है, कैसे माप सकते हैं और कैसे नहीं, तो इसका आंसर आप जल्दी से बता दोगे। तो चलिए, आज का होमवर्क क्वेश्चन तो आपको अभी मिल गया, स्टार्टिंग में ही मिल गया आज तो वर्कशीट के, है ना। तो अब आप लोग क्या करो, आप मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से वीडियो पॉज करके कि हम किरण को माप सकते हैं या नहीं माप सकते। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट हो जाएगा, है ना। तो अब ये मैं आपके ऊपर छोड़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम जानते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, चलो देखते हैं। नीचे दी गई आकृतियों को देखें, उन्हें रेखा, रेखाखंड या किरण के रूप में पहचानें और नामकृत करें। चलो, तीन आकृतियां दे रखी हैं, आपको बताना है इनमें से रेखा कौन सी है, रेखाखंड कौन सी है और किरण कौन सी है। तो अगर आप पहली वाली देखो तो इसमें एक साइड बिंदु है और एक साइड एरो है। देख के ही पता चल गया होगा अब तो आप लोगों को, क्या है ये है हमारे पास किरण, है ना। जो आप मुझे बताने वाले हो कि हम इसको माप सकते हैं या नहीं माप सकते हैं, कमेंट करके। कुछ बच्चों ने तो मुझे पता है अभी कमेंट कर भी दिया होगा वीडियो पॉज करके, है ना। जिसने नहीं किया जल्दी से कमेंट कर दो कि हम किरण को माप सकते हैं या नहीं। ठीक है, दूसरी में देखते हैं, चलो एक्स वाई दोनों साइड बिंदु है, तो ये क्या है, इसको तो हम माप सकते हैं, ये तो मैं ही बता देती हूँ आपको, इसको हम माप सकते हैं, ये रेखाखंड है क्योंकि इसके दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, तीसरी वाला देखते हैं एम एन, दोनों साइड एरो है, तो ये मेरी रेखा है, इसको भी मैं बता देती हूँ कि हम इसको माप नहीं सकते हैं। क्यों नहीं माप सकते, क्योंकि इसमें कोई अंत बिंदु नहीं होते। ठीक है, किरण वाला आप बताना मुझे, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आ गए हम कोण। कोण क्या होता है, देखो कोण आपको पता है दो किरण या फिर दो रेखाखंड को जोड़ के बनता है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर एक आकृति बना के दिखाऊं, तो देखो एक किरण ये रही और एक किरण ये रही, इन दोनों किरण को जब आप जोड़ दोगे तो जो ये है, ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये होता है शीर्ष। दोनों किरण का जो अंत बिंदु है वो मैंने जोड़ दिया, ठीक है ना, तो वो क्या बन गया, मेरा शीर्ष बन गया, उपनिष्ठ शीर्ष बन गया। ठीक है, और ये यहाँ पर ये आ गया, और जो ये बना ये है मेरा कोण। कोण आपको पता ही है, आप किससे बनाते हो, डी से बनाते हो ना। ठीक है, चांदा जिसको बोलते हैं उससे ही बनाते हैं ना, डिग्री में जिसको लिखते हैं। तो ये आपका क्या बन गया है, कोण। हाँ, आप इसे रेखाखंड से भी बना सकते हो, दो रेखाखंड को जोड़ दो, एक रेखाखंड ये रही आपके पास, एक ये रही रेखाखंड, और ये आपका कोण बन जाएगा, ये आपका शीर्ष बन गया। दोनों में अंतर आपको पता है क्या है, जहां पर एरो लगे हुए हैं आप उसको वहां से बढ़ा सकते हो, और जहां पर बिंदु बनी हुई है आप उसे वहां से नहीं बढ़ा सकते। कोण समझ में आ गया। अब कोण कई तरीके के होते हैं, इस वही सब आपको दे रखा है, चलो देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं जब दो रेखाएं या रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तब इस प्रकार बने कोण कुछ विशेष गुण रखते हैं। देखो, शीर्षाभिमुख कोण, ये कौन सा कोण होता है, पहले इसे समझते हैं, ठीक है, फिर दूसरा समझेंगे। अब यहाँ पर समझते हैं हम इसे। तो देखो, जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये रही दो रेखाएं, या फिर रेखाखंड भी आप बना सकते हो, यहाँ पर कोई सी भी बना सकते हो, मैं एक से समझा रही हूँ, कंसेप्ट दोनों से सेम ही है। ठीक है, बस एरो की जगह बिंदु बना देनी है। तो
जो ये वाला आप देख रहे हो यहाँ पर 4 कोण बन रहे हैं ना 4 कोण। कोण को नाम दे देते हैं पहले। तो जो आमने सामने वाले कोण होते हैं ना वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और वो कोण हमेशा बराबर होते हैं। जैसे कि कोण 1 और कोण 3 आमने सामने ना, जैसे कि मैं बैठी हूँ यहाँ और मेरे सामने आप हो, आप इस टाइम पे मुझे देख रहे हो, है ना, समझ रहे हो आप, तो हम आमने सामने ही तो हैं। तो हम ये क्या है, शीर्ष अभिमुख कोण ऐसे ही होते हैं आमने सामने वाले। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा ऐसे तो 2 और 4 भी है। बिल्कुल है, वो भी तो आमने सामने ही है, बस वो इस दिशा में है, ऐसे है। तो 2 और 4 भी मेरे क्या होंगे, शीर्ष अभिमुख कोण होंगे और ये दोनों कोण भी मेरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मुझे कोण 1 पता है तो मैं कोण 3 बता सकती हूँ कितना है, और कोण 2 पता है तो कोण 4 मैं बता सकती हूँ कितना है। बता सकती हूँ ना? ठीक है, क्लियर हो गई शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं। चलिए, उसके बाद दूसरा कोण आपसे कह रहा था यहाँ सरल रेखा युग्म, ये क्या होते हैं। देखो, एक ही रेखा पे पता है आपको जितने भी कोण बनते हैं ना उनका जो योग होता है ना वो हमेशा 180 होता है। तो अगर हम इन रेखा को नाम दे दें ए बी सी डी, तो आप देख रहे हो ए बी रेखा पे आप पे कोण 1 और कोण 2 रेखा के ऊपर बन रहे हैं और कोण 3 और कोण 4 रेखा के नीचे बन रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से देखो। चलो, आप मान लो जो ये मेरा हाथ है ना ये रेखा है, तो 2 कोण इधर बन रहे हैं और 2 कोण इधर बन रहे हैं। बनने नहीं बनने, कोण 1 और कोण 2 इधर बन रहे हैं और कोण 3 और कोण 4 इधर बन रहे हैं। तो एक रेखा के ऊपर जितने कोण बनते हैं उनका योग भी 180 होता है और रेखा के नीचे जितने कोण बनते हैं उनका योग भी 180 होता है। तो इसका मतलब कोण 1 और 2 का योग 180 होगा और कोण 3 और 4 का योग भी 180 ही होगा। और इन्हें कौन से कोण बोलते हैं, हम इन्हें बोलते हैं सरल रेखा युग्म। तो इसका मतलब अगर आपको कोण 2 पता है तो आप कोण 1 निकाल सकते हो 180 में से उसे माइनस करके, और कोण 3 आपको पता है तो आप कोण 4 निकाल सकते हो 180 में से उसे माइनस करके। यहाँ पर बता सकते हो ना? ठीक है, अब ये तो ए बी रेखा का मैंने बताया। उसी तरीके से अगर मैं सी डी इस वाली रेखा की बात करूं तो इसमें कोण 2 और कोण 3 रेखा के इधर बन रहे हैं, इधर, और कोण 1 और 4 इधर बन रहे हैं रेखा के। देखो आप ध्यान से आकृति में, ये रहे वो 2 कोण और ये रहे वो 2 कोण, तो इनका योग भी क्या होगा, 180 ही होगा। क्लियर हुआ? तो आपको ये दोनों कोण पता चल गए, शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं और सरल रेखा युग्म कौन से होते हैं। चलिए, अब आगे देखते हैं। अब ये वाला जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें समांतर रेखाएं और त्यर्क रेखा के बारे में बता रखा है। ठीक है, देखो मैं आपको पहले बता देती हूँ, इसमें हम फिर एक एक करके समझते रहेंगे। जब भी दो समांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती हुई जाती है तो उस रेखा को हम त्यर्क रेखा बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर आकृति बना के दिखाऊं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चैप्टर नंबर 6 इसी पे ही बेस्ड है पूरा। ये दो मेरी समांतर रेखा, याद रखिएगा ये समांतर रेखाओं में ही लगता है, और इसको ये एक रेखा प्रतिच्छेद करती हुई जाती है, तो ये मेरी जो होती है ये होती है त्यर्क रेखा। अब आप देख लो, जैसे ही ये रेखा ऐसे काटती हुई गई तो ये तो कई सारे एंगल बना गई, इस पे बना के गई, नहीं बना के गई। देखो, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, 8 कोण बना के गई है एक प्रतिच्छेदिक रेखा। अब ये जो 8 कोण है ना ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं आपको पता है एक कोण दे दूं, जैसे मैंने आपको कोण एक दे दिया 65 डिग्री का, और उस एक ही कोण से पता है आप ये बाकी के 7 कोण निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं वही आज हम सीखने वाले हैं। चलिए देखो, दो चीज तो अभी हमने सीखी, जैसे कि मैंने आपको कोण एक दे दिया 65, जो कि मैंने अभी आपको बोला, तो मैंने वही उदाहरण ले लिया है यहाँ पर। तो अभी हमने सीखा था कि जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद होती हैं तो जो उसके आमने सामने वाले कोण होते हैं, ऐसे वाले, याद आ रहा है ना, अभी हमने किया था, वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो ये वाली रेखा है एल वाली और जो ये टी वाली है, तो ये भी तो वही है। तो इसका मतलब आप कहोगे फिर तो कोण 1 और कोण 3, कोण 2 और कोण 4 ये मेरे शीर्षाभिमुख कोण है। बिल्कुल सही है ना, शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने है ये। तो इसका मतलब जितना कोण 1 है उतना ही कोण 3 है और जितना कोण 2 है उतना ही कोण 4 है ना। अब हमारे माइंड में एक चीज आ रही है, क्या ये शीर्षाभिमुख कोण एल वाली रेखा पे ही लगेंगे, एम वाली रेखा पे नहीं लग सकते? बिल्कुल लग सकते हैं, है तो दोनों ही रेखा, फिर चाहे वो एल हो चाहे एम हो, है ना। तो अब अगर मैं एम वाली रेखा देखूं, ये रही वो रेखा और ये रही मेरी वो दूसरी रेखा, हो रहे हैं प्रतिच्छेद। अब आमने सामने कौन से हैं बताओ जल्दी से, तो कोण 5 कोण 7 के बराबर हो जाएगा, कोण 6 जो है वो कोण 8 के बराबर हो जाएगा। और इसमें हम लिखेंगे क्या, क्योंकि ये मेरे शीर्षाभिमुख कोण है।
तो आप देख लो, मुझे तो कोण 1 पता था, उससे मेरा कोण 3 अपने आप निकल गया 65। ठीक है। और अभी हमने एक और चीज भी तो की थी, सरल रेखा युग्म किया था। उसमें क्या था, एक ही रेखा पे जितने भी कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है, 180। तो अगर आप देखो, जो आपकी रेखा एल है उस पे ऊपर 2 कोण बन रहे हैं और नीचे 2 कोण बन रहे हैं, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि कोण 1 और कोण 2 का योग तो 180 होगा, और कोण 3 और कोण 4 का योग भी 180 होगा। तो अब मुझे कोण 1 पता है, तो मैं कोण 2 निकाल सकती हूँ 180 में से माइनस करके, और कोण 3 भी तो मुझे पता है 65, तो फिर मैं कोण 4 भी निकाल सकती हूँ 180 में से माइनस करके। निकाल सकती हूँ ना। अब 1 2 3 4 तो निकल ही गए, निकल गए ना आसानी से। अब उसी तरीके से फिर वही बात, एम वाली रेखा में ये सरल रेखा युग्म नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो कोण 5 और कोण 6 का योग जो है वो भी कितना होगा, 180। और कोण 7 और कोण 8 का योग जो है वो भी कितना होगा, 180। उसी तरीके से पता है आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 और 3 का योग, 1 और 4 का योग, 6 और 7 का योग, और 5 और 8 का योग, ये भी आप कर सकते हो। ये भी आपके 180 ही है, क्योंकि ये रेखा के इधर बन रहे हैं, है तो एक ही रेखा पर, इधर वाले भी तो एक ही रेखा पर हैं। ठीक है, क्लियर हो गए दोनों चीज इस वाली आकृति से भी। चलिए अब आगे जानते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कह रहा है संगत कोण युग्म बराबर हैं। तो संगत कोण होते कौन से हैं, पहले उनको जान लें। देखो, आपको तो इस आकृति में बता रखा है, इस वाली में। ठीक है, मैं आपको इसी वाली आकृति में बता देती हूँ संगत कोण का मतलब क्या होता है। उससे पहले एक छोटी सी चीज और जान लेते हैं। देखो, आपको दिख रहा है इसमें कुछ कोण 2 लाइनों के बीच में बने हुए हैं, और कुछ कोण 2 लाइनों के ऊपर ऊपर बने हुए हैं। तो जो अंदर कोण बने हुए हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जो अंदर होते हैं, इंटीरियर। ठीक है, अगर उसका नाम हम बोले तो एकांतर कोण जो होते हैं, एकांतर कोण। और जो बाहर बने हुए हैं वो बाहर के कोण है। ठीक है, तो अगर अंदर के कोणों की बात करूं तो कौन कौन से है मेरे पास, 3 4 5 6, और बाहर के कोणों की बात करूं तो कौन कौन से है मेरे पास, 1 2 7 8। ठीक है, अब बात आती है संगत कोण की, अब उसे जानते हैं। तो कौन से होते हैं भाई संगत कोण। संगत कोण में पता है आपको क्या होता है, एक ही साइड लेनी है, एक बाहर वाला कोण लेना है एक रेखा का, और एक रेखा का अंदर वाला कोण लेना है। फिर एक रेखा का अंदर वाला और एक रेखा का बाहर वाला कोण। जैसे 2 के साथ 6, 3 के साथ 7, क्योंकि 2 बाहर वाला है और रेखा एल पे है, और 6 अंदर वाला है और रेखा एम पे है। अब की बार 3 जो है अंदर वाला है रेखा एल पे, और एम के साथ जो है मैंने 7 लिया, क्योंकि ये जो है बाहर वाला है। ठीक है, तो 2 के साथ 6 हो गया, और 3 के साथ कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये है मेरे संगत कोण। और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो अभी तो आपको सिर्फ कोण 2 पता था ना, आप 180 में से 65 को माइनस करते तो निकल जाता ना कोण 2, आपका कितना आता, 115। अब आपको देख लो, उससे कोण 6 भी पता चल गया, और कोण 3 भी पता था तो कोण 7 भी पता चल गया। आप देख लो, एक ही कोण से सारे कोण धीरे धीरे पता चले जा रहे हैं हमें, है ना। अब खाली ये त्रिज्यिक रेखा के इधर ही होते हैं क्या संगत कोण, इधर वाले नहीं होते, नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो कोण 1 और कोण 1 के साथ कौन सा लूं, 5 लूंगी ना, 4 मत ले लेना गलती से भी, क्योंकि 1 और 4 जो है वो मेरे सरल रेखा युग्म है। ठीक है, तो 1 के साथ कोण 5 हो गया, और 4 के साथ कोण 8 हो गया, तो ये भी मेरे क्या है, संगत कोण है। और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एकांतर कोण की। एकांतर कोण मतलब जो अंदर वाले हैं। ठीक है, अंदर वाले मेरे पास 4 ही कोण है। कौन कौन से हैं, कोण 3 है, एक कोण 4 है, एक कोण 5 है, एक कोण 6 है। ठीक है, अंत है एकांतर कोण कौन से होते हैं, एक एक छोड़ के। जैसे आप जाते हो ना ट्यूशन ऑल्टरनेट डेज पे, होता है ना आप लोगों को ट्यूशन ऑल्टरनेट डेज पे, मतलब क्या होता है उसका, या तो MWF मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, या फिर TTS ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, तो एक एक दिन छोड़ के जाते हो ना, उसे तो आप ऑल्टरनेट बोलते हो। तो इन्हें हम इंग्लिश में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो मतलब एक एक छोड़ के। तो 3 के साथ कौन सा बनेगा, 5 का पेयर, 4 के साथ कौन सा बनेगा, 6 का, और ये भी हमेशा बराबर होते हैं। तो इसका मतलब अगर मुझे कोण 3 पता है तो मैं कोण 5 निकाल सकती हूँ, और कोण 4 पता है तो कोण 6 निकाल सकती हूँ, है ना। तो दूसरा कंसेप्ट आपको यहाँ पर यही बताया हुआ था, ये आपको इस आकृति से बताया हुआ है। मैं आपको अपनी आकृति जो मैंने बनाई है उससे समझा रही हूँ। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, किसी एक से ही समझिएगा। ठीक है, अब बात आती है, जो ये अंदर वालों में हमने ये ऑल्टरनेट वाला कंसेप्ट लगाया अभी, क्या ऐसे बाहर के कोनों में भी होता है, बिल्कुल होता है। अब वो भी बराबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो कोण 1 के साथ जो है वो कोण 7 आएगा, क्योंकि एक इधर वाला है और एक इधर वाला है। देख लो, आप 3 के साथ आपने 5 लिखा है ना, अब 4 के साथ आपने 6 लिखा है, तब 1 के साथ 7 होगा और 2 के साथ 8 होगा।
और ये भी हमेशा क्या होते हैं, हमारे बराबर होते हैं। तो अगर आपको पहला कोण पता है तो आप सातवां कोण निकाल सकते हो, दूसरा कोण पता है तो आप आठवां कोण निकाल सकते हो। क्लियर? चलिए अब देखते हैं आप कौन सा रह गया है। त्यर्क छेदी रेखा द्वारा एक ही ओर बने अंतः कोण। देखो अभी आपने मेरे इस हाथ को रेखा समझा था ना, अब आप इस मेरे हाथ को त्यर्क रेखा समझो। ठीक है, और सिर्फ अंदर वाले कोनों को देखो। अंदर के कोण थे हमारे पास 3 4 5 6। तो आप देखो इधर दो कोण बन रहे हैं 3 और 6, और इधर दो कोण बन रहे हैं 4 और 5। तो जो एक ही त्यरक रेखा के एक ही साइड पे अंदर के कोण बनते हैं उनका योग हमेशा 180 होता है। तो इधर मेरे दो कोण 3 और 6 बन रहे हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि कोण 3 और कोण ये कोण 3 और कोण 6 का योग कितना होगा 180। उसी तरीके से इधर मेरे अंदर दो कोण बन रहे हैं, कोण 4 और कोण 5। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे कोण 4 और कोण 5 का योग कितना होगा 180। ठीक है, सिर्फ ये अंदर वाले कोणों के लिए ही है। तो वही चीज आपके पास यहाँ पर ये लिखी हुई है। संपूरक मतलब यही होता है जिन दो कोणों का योग 180। क्लियर? कोई डाउट? वैसे तो होना नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, पर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कीजिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। आकृति दी गई है, हमसे कह रहा है दी गई फिगर 3 आकृति 3 ये वाली है। एल जो है वो समांतर है एम के, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। एन जो है वो त्यर्क रेखा है। ओ अभी हमने उदाहरण लिया था, उसमें हमने कोण एक जो है वो 65 लिया था, तो हमने कोण दो कितना निकाला था 115 निकाला था। यहाँ उल्टा है, हमें देखो कोण एक दे रखा है 115। अब बाकी के कुछ कोण हमसे पूछ रहा है, वो बताओ और उनमें संबंध भी बताओ कि आपने किससे निकाला, जो अभी ऊपर किया ना उससे। ठीक है, तो अगर हम कोण दो देखें तो कितना निकलेगा। तो एक और दो को मैं क्या कह सकती हूँ, ये मेरे कौन सा कोण है, अभी तो मैंने किया था ये दोनों सरल रेखा युग्म है ना। तो यहाँ पर लिख दें इसको, चलो यहाँ कर लेते हैं इसको। तो कोण एक प्लस कोण दो जो है वो 180 होगा, और ये मेरे को 115 दे रखा है। तो कोण दो मेरा कितना निकल जाएगा, वो मेरा निकल जाएगा 65, और यहाँ पर लिख देंगे सरल रेखा युग्म। चलिए एक तो निकल गया। ठीक है, कोण तीन पे आ गए। कोण तीन कौन सा होगा भाई, ये ना, एक और तीन कौन सा संबंध है, ये आप देख लो प्रतिच्छेदी रेखा पे आमने सामने। याद आ रहा है कौन सा है, कौन सा था, शीर्षाभिमुख कोण, यही था ना। तो चलो इसको लिख देते हैं। तो जो कोण एक है वो कोण तीन के बराबर होगा, इसका मतलब कोण तीन मेरा 115 होगा, और यहाँ पर हम रीजन में लिख देते हैं ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण है। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम किस पे, कोण पांच। कहाँ है भाई पांच कोण, 5 नंबर का कोण ये रहा। कौन सा लगाएं, संगत कोण लगा दें, क्योंकि देखो कोण एक जो है वो अंदर वाला कोण है एल वाली रेखा पर, है ना, और जो कोण पांच है वो बाहर वाला कोण है एम वाली रेखा पर। और संगत कोण अभी तो हमने यही किए थे, यही होते हैं, और ये बराबर भी होते हैं। संगत कोण ही लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं कि जो कोण एक है ना वो कोण पांच के बराबर होगा, और यहाँ पर लिख देते हैं क्यों, क्योंकि वो हमारा संगत कोण है। तो कोण पांच मेरे पास कितना आ जाएगा 115। ठीक है, एक रह गया है कोण, अरे ये तो आसान है। कैसे, कोण पांच और कोण आठ, फिर वही सरल रेखा युग्म लग रही है, तो इन दोनों का योग तो 180 होगा। होगा नहीं होगा, तो चलो यहाँ पर वही लिख देते हैं। तो कोण पांच प्लस कोण आठ जो है वो 180 होगा उनका योग। क्यों होगा, क्योंकि ये सरल रेखा युग्म। ठीक है, तो ये आपको 115 दे रखा है, यहाँ कोण आठ है ही, तो यहाँ से कोण आठ निकल जाएगा आपका। कितना निकलेगा, 115 माइनस कर दो, 65 आ जाएगा। क्लियर? तो आपको ये संबंध भी लिखने हैं और उसके बाद आपको हल करना है ये। ठीक है, खत्म। लेकिन अभी एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दूं अब आपको, होमवर्क क्वेश्चन। वैसे तो आप सोच रहे होंगे आज स्टार्टिंग में मिल गया है हमें होमवर्क क्वेश्चन, है ना। चलो एक छोटा सा और इस आकृति पे, ताकि आपने जो ये कोण सीखे है ना ये आपके अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है, देखो इसमें कुछ कोण तो आपसे पूछ ही लिया है वर्कशीट में, जैसे 2 3 5 8। एक कोण 6 आप मुझे बताना कि ये कितने डिग्री का होगा, और आपने कौन सा संबंध लगाया इसको निकालने के लिए। ठीक है, संबंधों का आलेख कीजिए, है ना। तो वही संबंध से, तो इसका मतलब अब आप मुझे दो बार कमेंट करके बताने वाले हो। एक बार तो ये कि हम किरण को माप सकते हैं या नहीं,
दूसरे कमेंट में आप मुझे बताओगे कि कौन 6 जो है वो आपका कितना आया। ठीक है, तो अगर आपको ये सारे कौन अच्छे से समझ आए होंगे तो आप जरूर मेरे को कमेंट करके इसका आंसर दोगे। ठीक है ना, चलिए। वर्कशीट कंप्लीट, इंटरेस्टिंग वर्कशीट थी प्लस इंपॉर्टेंट वर्कशीट थी, है ना। अब वर्कशीट नंबर 9 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।